प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर हम शुरू कर चुके हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसका बेटा ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे थेल्स तथा गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंट, यानी थेल्स और गिलबर्ट के प्रयोगों का वर्णन करेंगे। तो बेटा आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। थेल्स तथा गिलबर्ट ने क्या प्रयोग किए थे, ठीक है, आइए देखते हैं। तो बेटा अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान के एक दार्शनिक थे, उनका नाम था थेल्स। तो बेटा थेल्स ने एक प्रयोग किया था। उनका प्रयोग था कि जब अंबर नामक पदार्थ को, अंबर एक पदार्थ है, ग्रीक भाषा में उसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है बेटा। तो थेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें देखा था उन्होंने कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। वो किस प्रकार का गुण था बेटा, कि जब उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था, और ऊन से रगड़ने के बाद जब उस अंबर नामक पदार्थ को किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आए या सूखे सूखे तिनकों के पास लेकर के आए, तो वो अंबर नामक का पदार्थ उन कागज के टुकड़ों को अथवा सूखे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये किसने प्रयोग किया था बेटा? थेल्स ने प्रयोग किया था। थेल्स ने प्रयोग किया था आपसे लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। और वो गुण क्या था बेटा, कि वह पदार्थ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों अथवा सूखे तिनकों को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। यानी वो अंबर नामक पदार्थ क्या हो गया था, वैद्युतमय हो गया था, यानी उसमें चार्ज आ गया था। किसमें? उस अंबर नामक पदार्थ में। लेकिन बेटा इस थेल्स के इस प्रयोग में बहुत समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व, थेल्स के बाद 2000 वर्ष पूर्व एक इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था बेटा? गिलबर्ट। तो थेल्स के इस प्रयोग को गिलबर्ट ने आगे बढ़ाया। थेल्स ने तो सिर्फ ये बताया था कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जबकि गिलबर्ट ने बताया कि अंबर के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो किसी अन्य वस्तु से रगड़ने पर वैद्युतमय हो जाते हैं। बात समझ रहे बेटा? गिलबर्ट ने बताया, क्या उन्होंने कहा कि अंबर के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं, अगर उन्हें दूसरी वस्तुओं पर रगड़ा जाए तो उनमें भी वैद्युतमय का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वही वैद्युतमय हो जाते हैं। उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने बेटा 4 पदार्थों का वर्णन किया था। तो सब्सटेंस तो काफ़ी थे, लेकिन उन्होंने 4 को मुख्य माना था, जैसे कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, रेशम का कपड़ा या रेशम, और नंबर 4 था बेटा बिल्ली की खाल। यानी उन्होंने कहा ये 4 पदार्थ भी ऐसे हैं, अगर इन पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए, कैसे रगड़ेंगे अभी देखेंगे बेटा, तो ये पदार्थ भी क्या होते हैं, वैद्युतमय हो जाते हैं, अर्थात आवेश को ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए बेटा बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या था गिलबर्ट का प्रयोग, बारीकी से जानते हैं बेटा, ध्यान से समझना, क्योंकि आने वाले लेसन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ का बहुत रोल देखने को मिलेगा। तो क्या प्रयोग था बेटा? उनका प्रयोग था, सबसे पहले गिलबर्ट ने क्या किया था कि 2 कांच की छड़ें ली थी,
और दोनों कांच की छड़ों को बेटा रेशम से रगड़ा था। कैसे रगड़ा था बेटा? रेशम से रगड़ा था। बात समझ में आ रही है? उन्होंने दो कांच की छड़ें ली थी, एक ये ली थी बेटा और एक ये ली थी। और जब उन्होंने दोनों कैसे रगड़ा था बेटा? रेशम से रगड़ा था। कैसे रगड़ा था? रेशम से। मैंने लिख भी रखा है, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़। जब उन्होंने दोनों छड़ों को रेशम से रगड़ा, छड़ काय की थी बेटा? वो कांच की थी। और जब उन छड़ों को किसी धागे से बांधकर वो पास पास लेकर के आए, तो बेटा उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। वो विचित्र घटना क्या थी? कि वो दोनों छड़ें रेशम से रगड़ने के बाद एक दूसरे से दूर हट रही थी। देखो बेटा, ये इधर को भाग रही थी और ये बेटा इधर को भाग रही थी। यानी इसकी डोरी वैसे सीधी हो जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं है। इसकी डोरी भी सीधी होनी चाहिए थी, सीधी नहीं है। वो इस साइड को भाग रही थी और वो इस साइड को भाग रही थी। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी, मतलब दूर भाग रही थी। इस पर इनके बीच में एक फोर्स लग रहा था, यानी वैद्युत बल लग रहा था। और वो किस प्रकार का लग रहा था? वो इधर को भाग रहा था, यानी ये वाली छड़ इस साइड को भाग रही थी और ये वाली छड़ इस साइड को भाग रही थी। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जब उन्होंने कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ने के बाद उन छड़ों को जब आपस में पास पास लटकाया, तो बेटा हुआ क्या कि दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। यानी उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा था। वो फोर्स कौन सा था? प्रतिकर्षित का था। क्योंकि दोनों छड़ें बेटा कहाँ जा रही थी? ये इधर को दूर हट रही थी, ये साइड को दूर हट रही थी। बात समझ में आई बेटा? तो उन्होंने प्रयोग नंबर 1 में ये जाना कि अगर आवेश समान हो, आवेश समान हो, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका नाम पॉजिटिव कैसा पड़ा था, यानी प्लस चार्ज यानी धनावेश कैसा पड़ा था, अभी इसी वीडियो में अंत में देखेंगे। तो अभी फिलहाल समझिए बेटा कि जब उन्होंने ये भी पॉजिटिव चार्ज थी, ये भी पॉजिटिव, यानी समान आवेश है। इस पर भी प्लस आवेश है, इस पर भी प्लस आवेश है। आप प्लस क्यू भी लिख सकते थे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। प्लस क्यू लिखो या केवल प्लस लिखो, मतलब क्या होगा? धन आवेश से ही होगा, ठीक है। तो दोनों छड़ों पर कौन सा आवेश था बेटा? धन आवेश था। और दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी बेटा? प्रतिकर्षित कर रही थी। अर्थात उनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा था बेटा? प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था, ठीक है। तो इस पहले प्रयोग से गिलबर्ट ने बताया कि दो धन आवेशों के बीच हमेशा बल कौन सा काम करता है? प्रतिकर्षण बल काम करता है। चलिए समझ गए बेटा। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रयोग की ओर। उनका दूसरा प्रयोग क्या था बेटा? समझे उनका दूसरा प्रयोग? दूसरा प्रयोग था बेटा उनका कि उन्होंने क्या किया कि अब की बार उन्होंने दो एबोनाइट की छड़ ली थी। अब की बार दो एबोनाइट की छड़ ली थी और दोनों छड़ों को बेटा उन्होंने काय पर रगड़ा था? बिल्ली की खाल पर रगड़ा था। काय पर रगड़ा था? बिल्ली की खाल पर रगड़ा था। जब दोनों छड़ों को, दोनों छड़ काय की थी बेटा? वो एबोनाइट की छड़ थी। पहले छड़ बेटा काय की थी? कांच की छड़ थी। वो काय पर रगड़ा गया था? उनको रेशम पर रगड़ा गया था। लेकिन बेटा अब की बार क्या? एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट एक पदार्थ होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो और एबोनाइट को रगड़ा काय पर गया था बेटा? बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया था। काय पर रगड़ा गया था? बिल्ली की खाल पे। तो जब एबोनाइट की दो छड़ों को बिल्ली की खाल पर रगड़ने के बाद एक दूसरे के समीप लटकाया गया किसी धागे की सहायता से या किसी डोरी की सहायता से, तो बेटा आप देख रहे हैं, देखो ये छड़ की डोरी इधर को भाग रही है और इस छड़ की डोरी इधर को भाग रही है। बात समझ रहे हैं? यानी कि दूर दूर हो रही है या पास पास हो रही है? आपको देख कर पता चल रहा होगा कि दूर दूर भाग रही है, इधर को भाग रही है और ये इस साइड को भाग रही है। यानी इधर को दूर हट रही है और ये वाली इधर को दूर हट रही है। बात समझ रहे हैं बेटा? तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि यहाँ भी उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। वो क्या देखी कि यहाँ पे ये वाली छड़ इधर को भाग रही है, यानी ये वाली छड़ इधर को भाग रही है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इस छड़ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड को लग रहा है, यानी इधर को दूर हट रही है। और इस वाली छड़ पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर को लग रहा है, यानी वो भी अब दूर हट रही है। यानी दोनों छड़ें एक दूसरे से क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं, यानी प्रतिकर्ष कर रही हैं यहाँ पे भी। यानी बेटा कहने का मतलब मेरा ये है कि जब उन्होंने एबोनाइट की दोनों छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद पास पास लटकाया, तो दोनों छड़ें बेटा क्या कर रही थी? एक दूसरे से दूर हट रही थी। बात समझ में आई मेरे बेटा? जब दोनों छड़ें दूर हट रही थी तो उन्होंने फिर एक विचित्र घटना देखी, ठीक है। वो क्या देखी कि यहाँ पे दोनों का कौन सा चार्ज था? दोनों का निगेटिव चार्ज था। यानी ये वाली छड़ भी निगेटिव थी, ये वाली छड़ भी निगेटिव आवेशित थी। यानी ये भी ऋणावेशित छड़ है, ये भी ऋणावेशित छड़ का है कि एबोनाइट की है।
तो इनके बीच में बल बेटा कौन सा काम कर रहा है, ये भी प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। बात समझ में आ रही बेटा। यानी उन्होंने देखा कि दो धन आवेशित छड़ों के बीच भी बल कौन सा काम करता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है, जबकि दो ऋण आवेशित छड़ों के बीच भी बल कौन सा काम करता है बेटा, प्रतिकर्षण बल ही कार्य करता है। बात समझ में आई। तो उन्होंने अपने दूसरे प्रयोग से ये जाना बेटा, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है उनका, उन्होंने ये बताया अपनी खोज से, अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि दो ऋण आवेशित कणों के बीच या दो ऋण आवेशित क्षणों के बीच या दो ऋण आवेशित वस्तुओं के बीच हमेशा बल कौन सा काम करेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल काम कर देगा। बात समझ में आई। और तीसरा और उनका अंतिम प्रयोग था बेटा, गिलबर्ट का तीसरा अंतिम प्रयोग क्या था, आइए देखते हैं ध्यान से। ये बेटा प्रयोग नंबर 3। अब की बार बेटा उन्होंने क्या किया, पहले किया था उन्होंने कि दोनों छड़ों को कांच पर रगड़ा था, कांच की छड़ों को रेशम पर रगड़ा था, दोनों को पास पास लेकर के आए थे, दोनों में प्रतिकर्षण हुआ, यानी दोनों छड़ें दूर दूर भाग रही, इधर को भाग रही थी, इधर को भाग रही थी, है ना। अच्छा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेटा क्या किया था, दो एवोनाइट की छड़ें ली थी और दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, और जब उनको पास पास लटकाया तो भी बेटा वो दूसरे से दूर हट रही, ये इधर को दूर हट रही थी, वो उधर को दूर हट रही थी, यानी इनके बीच में एक बल लग रहा था, लेकिन वो बल कैसा लग रहा था, इनको दूर धकेल रहा था, वो उसको इधर को धकेल रहा था, और इस वाली छड़ को इधर को धकेल रहा था। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं बेटा, प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। ठीक, तो आइए अब देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट नंबर 3, यानी प्रयोग संख्या 3 क्या था बेटा, ध्यान से समझें। प्रयोग नंबर 3, अब की बार उन्होंने क्या किया बेटा कि अब की बार उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक छड़ ली, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़। बात समझ में आई, यानी कांच की छड़ को उन्होंने काय पर रगड़ा, रेशम पर रगड़ा। बात समझ में आई। प्रयोग नंबर 3 था, यानी कहने मतलब एक छड़ इससे ली थी और दूसरी छड़ किससे ली थी, इसकी ली थी। बात समझ में आ रही, यानी एक छड़ ली थी, रेशम पर रगड़ी हुई कांच की छड़ थी, एक बिल्ली की खाल पर रगड़ी हुई काय की छड़ थी, एवोनाइट की छड़ थी। बात समझ में आ रही है। तो आइए देखते हैं क्या किया उन्होंने। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उन्होंने देखा कि एक कांच की छड़ ली जिसको उन्होंने काय पर रगड़ा था, रेशम पर रगड़ा था, जबकि दूसरी छड़ उन्होंने काय के लिए बेटा एवोनाइट की छड़ ली और उसको काय पर रगड़ा था, बिल्ली की खाल पर रगड़ा था। और जैसे ही धागे से बांध के उन्होंने पास पास लटकाया तो बेटा उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर खिंच रही थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस वाली छड़ पर और इस छड़ पर दोनों बल ये इधर को आकर्षित हो रही थी और ये वाली छड़ इधर को आकर्षित हो रही थी। बात समझ में आ रही है मेरे बेटा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अब धनावेशित क्षण यानी ये प्लस चार्ज, ये ऋणावेशित क्षण यानी माइनस चार्ज, एक दूसरे को क्या हो रहा है, समीप आ रहा है, यानी दोनों में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। बात समझ में आ रही है। जबकि अभी जो पिछले 2 प्रयोग देखे बेटा आपने, उनमें क्या था, उनमें ये घटना नहीं थी। उनमें क्या था कि जब दो धन आवेश थे तब भी प्रतिकर्षण बल लग रहा था, यानी क्षणें एक दूसरे से दूर हट रही थी। जब दो ऋणावेशित क्षणें थी, बात समझ में आ रही है बेटा, तो भी क्षणें एक दूसरे से दूर हट रही थी, यानी एक दूसरे को दूर धकेल रही थी। लेकिन अब की बार कुछ अलग घटना, अब की बार कुछ अलग रिजल्ट उनका। वो क्या रिजल्ट था बेटा कि जब उन्होंने रेशम पर रगड़ी कांच की छड़ को और बिल्ली की खाल पर रगड़ी आबनूस की छड़ को या एबोनाइट की छड़ को, आबनूस और एबोनाइट बेटा एक ही शब्द है, पास पास लटकाया तो बेटा वो छड़ें क्या कर रही थी, एक दूसरे को आकर्षण कर रही थी। यानी इन छड़ों के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा था, आकर्षण बल कार्य करता। डोरी को देख लीजिए बेटा, देखो छड़ लटकी थी इस टाइप से, सीधी लटकी होंगी, बिल्कुल सीधी, ये भी बिल्कुल सीधी रही होगी। बात समझ में आ रही। लेकिन जब वो पास पास लटकाई तो वो इधर की ओर को खिंच गई इस टाइप से, और ये इस साइड को खिंच गई इस ओर को। बात समझ में आ रही है। तो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, जबकि पिछली घटनाओं में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो बेटा उन्होंने इस चीज़ को जाना, किस चीज़ को जाना कि अगर आवेश एक दूसरे के विपरीत हों, क्या हो, विपरीत हों, यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो, या यूँ कहिए एक हो बेटा आपका प्लस क्यू और एक हो बेटा आपका माइनस क्यू। बस समझ में आ रही है। इस प्लस क्यू का मतलब प्लस से है, इस माइनस क्यू का मतलब बेटा माइनस से है। ठीक है। तो अगर अब आवेश तो अलग अलग हो गया, ये धनावेश हो गया, ये ऋणावेश हो गया। बात समझ में आ रही है। और इनके बीच में बल कौन सा काम कर रहा है बेटा, आकर्षण बल काम कर रहा है। बात समझ में आई मेरे बेटा। यानी अब उन्होंने एक नया रिजल्ट प्राप्त किया, वो रिजल्ट था आकर्षण बल का। यानी जब आवेश एक दूसरे के विजातीय हुए यानी विपरीत हुए तो उनके बीच लगने वाले बल की क्रिया भी चेंज हो गई। यानी अभी तक बल कौन सा लग रहा था, प्रतिकर्षण बल लग रहा था बेटा। कौन सा बल लग रहा था, प्रतिकर्षण बल लग रहा था।
यानी ये इधर को दूर धकेल रही थी, ये चार्ज को इधर तक दूर धकेल रही थी। ठीक है, वही सेम रियलिटी ये वाला था, लेकिन अब की बार कुछ अलग है। और अलग बात क्या है बेटा, वो ये है कि अगर आवेश एक दूसरे के विपरीत हैं, अगर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो बेटा उनके बीच में बल कौन सा काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। बात समझ में आई बेटा। अब मैं जनरली समझा रहा हूँ आपको। एक बात आपको कॉमन ये याद रखनी है बेटा, वैसे मैंने लिख के भी दिखाया है, आप इसी से समझ सकते हैं। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर गिलबर्ट के निष्कर्ष क्या थे बेटा। गिलबर्ट के निष्कर्ष उन्होंने बताया कि समान आवेश को बेटा सजातीय आवेश भी बोलते हैं, वो सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। बेटा बहुत इम्पोर्टेंट बात है, दिमाग में नोटिस कर लें। अभी आने वाले सिलेबस में इस चीज़ का बहुत रोल देखने को मिलेगा कि अगर समान आवेश होंगे तो बल कैसा होगा, और समान आवेश नहीं होंगे अर्थात विपरीत आवेश होंगे तो बल कैसा लगेगा। ठीक है, तो आपको ने देखा, मैं बता रहा हूँ कि समान आवेश चाहे वो दोनों प्लस के हों बेटा, चाहे वो दोनों प्लस के हों, चाहे वो दोनों बेटा माइनस के हों, उनके बीच में बल कौन सा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल ही कार्य करेगा। यानी वो दोनों आवेश पास पास नहीं आएंगे। बात समझ में आई। जबकि अगर हम बात करें विपरीत आवेशों की बेटा, काय की बात करें, विपरीत आवेशों की, यानी एक बात करें प्लस क्यू की, दूसरी बात करें माइनस क्यू की। ठीक है, तो वो दूसरा पॉइंट आप पढ़ते हैं, देखिए विपरीत आवेश यानी विजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि कहने का मतलब मेरा समझो बेटा, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए मैंने और समझाने के लिए थोड़ी बात ले रखी है बेटा। देखिए ये एक प्लस क्यू है, ये भी एक प्लस क्यू है। बात समझ में आ रही है। तो ये बेटा ये इधर से दूर की ओर जा रहा होगा, और ये इधर की दूर की ओर जा रहा होगा। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है, इस ऐप का मतलब क्या, फोर्स। ये क्या, फोर्स, यानी दोनों आवेशों पर बल जो लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। मतलब वो ये वाला आवेश इधर को भाग रहा है, ये वाला आवेश इधर को भाग रहा है। बात समझ में आई बेटा। कहने का मतलब मेरी है, दोनों ही कण कौन से हैं, यानी ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, वो दोनों पास नहीं आ रहे हैं। ई एक्स का मतलब बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यानी प्रयोग नंबर 1 है। जो ये वाला प्रयोग है, ये वही बात ये मैं यहाँ बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक में, कि अगर दो धन आवेश होंगे तो बेटा उनके बीच बल कौन सा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, अच्छा इसको समझते हैं बेटा। ये माइनस क्यू है बेटा, ये भी माइनस क्यू है। अब माइनस क्यू देखिए, ये इधर की ओर धक्का दे रहा है इसको, और बेटा ये इधर की ओर धक्का दे रहा है इसको। यानी दो माइनस के आवेश हैं, लेकिन माइनस के तो हैं बेटा, लेकिन है तो समान ही। ये देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों के बीच में भी कौन सा बल कार्य कर रहा है बेटा, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात से गिलबर्ट ने बताया कि समान आवेशों के बीच, चाहे वो दोनों प्लस के हों चाहे वो दोनों माइनस के हों, उनके बीच में बल कौन सा काम करेगा बेटे, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। एक डॉट डॉट का मतलब ये दो घटना है बेटा, इसको और इसका रिलेशन मत समझना, इसका रिलेशन इससे नहीं है बिल्कुल भी। इन दोनों का आपस में संबंध है और इन दोनों का बेटा आपस में संबंध है। बस समझ रहे हैं। यानी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, समान आवेशों के बीच हमेशा बल कार्य करेगा प्रतिकर्षण का। कौन सा, प्रतिकर्षण का। ठीक है, चाहे दोनों आवेश प्लस के हों यानी धन आवेश हो, चाहे वो दोनों ऋण आवेश हो, लेकिन बल कौन सा लगेगा उनके बीच में, प्रतिकर्षण बल लगेगा। आइए तीसरी बात, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है वही बात मैंने यहाँ लिख के बताई है। ये प्लस क्यू है बेटा, और ये बेटा क्या है आपका, माइनस क्यू है। देखिए ये वाला एरो का चिन्ह इधर को आ रहा है, ये वाला एरो का, यानी पास पास आ रहे हैं दोनों, यानी इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, आकर्षण हो रहा है, यानी दोनों कण एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यानी एक प्लस की क्षण और एक माइनस की क्षण। समझ रहे आप मेरे बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने आवेश इनके एक दूसरे का अपोजिट लिए तो ये क्या हुआ, एक दूसरे क्या हुए, ये समीप आ गए, और समीप आए तो बल कौन सा लगा, आकर्षण बल लगा बेटा। कौन सा बल लगा, आकर्षण बल लगा। तो इसी के आधार पर बेटा गिलबर्ट ने बताया कि समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।
समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, चाहे वो आवेश दोनों प्लस के हों चाहे वे दोनों आवेश माइनस के हों। ठीक है, इसके विपरीत पढ़ते हैं बेटा। विपरीत आवेशों के बीच, विपरीत आवेशों को, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, यानी आवेश अलग हो गए। ठीक है, और इनके बीच में बल बेटा कौन सा काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। बात समझ में आई बेटा? समान आवेशों के बीच बल प्रतिकर्षण का लगेगा और विपरीत आवेशों के बीच बल आकर्षण का लगेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात क्या? अगली बात बेटा ये है कि बल दो प्रकार के देखे गए। कितने प्रकार के देखे गए बेटा? दो प्रकार के बल देखे गए। एक देखा बेटा स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, और प्रयोग मतलब प्रयोग संख्या 1 में, प्रयोग संख्या 2 में। दोनों बल कौन सा था? प्रतिकर्षण बल था। और क्या बल था? प्रतिकर्षण बल था। लेकिन बेटा तीसरे प्रयोग में बल कौन सा आया आपका? आकर्षण बल लगा। कौन सा बल लगा? आकर्षण बल लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बल दो प्रकार के थे, आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। समझ रहे आप मेरी बात? ध्यान से समझें। यानी तीनों प्रयोगों में हमने घटना देखी कि बल दो प्रकार का क्रिएट हो रहा है। एक क्या हो रहा है कि प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है, वो उनके आवेश पे डिपेंड करता है। प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है मैंने बताया आपको, क्योंकि उन्होंने दो छड़ों को पास पास रखा था, वो जो समान आवेश था तो वो एक दूसरे से दूर हट रही थी, जैसे ये दूर हट रही हैं, जबकि उन दोनों ने आवेश को चेंज किया वास्तव में, तो वो एक दूसरे के पास पास आई, उनमें आकर्षण हो गया। ठीक है, तो समान आवेशों के बीच में बेटा कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण। और मैं अब जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि तीनों प्रयोगों में बल दो प्रकार के पाए गए। एक तो प्रतिकर्षण बल पाया गया और दूसरा पाया गया बेटा आकर्षण बल। ठीक है, तो इस बात को आगे सन 1750 में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन से वैज्ञानिक थे बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जब उन्होंने देखा कि ये बल दो प्रकार के हैं, तो आवेश भी बेटा कितने प्रकार के होने चाहिए? आवेश भी दो ही प्रकार के होना चाहिए। बात समझ में आई बेटा? यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया अगर बल दो प्रकार का है, एक प्रतिकर्षण का और एक आकर्षण का, तो आवेश भी निश्चित ही दो प्रकार का होगा। बात समझ में आई बेटा? तो उन्होंने इसका नामकरण करा और उन्होंने इसको बताया, एक को बताया धन आवेश, दूसरे को बताया ऋण आवेश। तो इस आवेश का नामकरण किसने किया था बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था 1750 में। बात समझ में आई बेटा? एक को बताया था उन्होंने धन आवेश और दूसरे का नाम रखा था ऋण आवेश। बात समझ में आई? या यूँ कहिए, एक को कहा था पॉजिटिव चार्ज, एक को कहा था नेगेटिव चार्ज। और वह किसके आधार पर कहा था? क्योंकि बल के जो रूप थे वो दो रूप थे, एक तो प्रतिकर्षण का रूप था और दूसरा बेटा आकर्षण का रूप था। जब बल के दो रूप थे तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, जिसे हम प्लस से लिखते हैं या फिर प्लस क्यू से लिखते हैं। दूसरा होता है माइनस आवेश, जिसे हम माइनस से लिखते हैं या माइनस क्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब ये बात जो मैंने बताई आपको हमेशा याद रहेगी। ये बात इसमें इन प्रयोगों से इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा, इम्पोर्टेंट बात आपको ये सीखनी है कि समान आवेशों के बीच हमेशा बल प्रतिकर्षण का कार्य करता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच बल हमेशा आकर्षण का कार्य करता है। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बेटा अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई बात समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बेटा आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।